स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात उस समय की है जब रामगढ़ साम्राज्य पर राजा रामचरण का राज हुआ करता था। महाराज का एक बेटा था जिसका नाम था चक्रपाणि। राजकुमार चक्रपाणि अब जवान हो चुका था, इसीलिए उसके माता पिता को राजकुमार की शादी की चिंता रहने लगी। लेकिन राजकुमार चक्रपाणि इन सब चिंताओं से दूर अपने आप में ही मस्त रहता था। राजकुमार को अलग अलग देशों की यात्राएं करने का बहुत ही शौक था। वह अक्सर समंदर के रास्ते दूसरे देशों की यात्राओं पर जाया करता था। स्वभाव से राजकुमार बहुत ही दयालु और दूसरों की सहायता करने वाला था। एक बार की बात है जब राजकुमार चक्रपाणि फिर से किसी दूसरे देश के लिए समुद्री यात्रा पर जाने वाला था। तब उसकी माँ ने उसके पास आकर कहा, बेटा, आज फिर से तुम एक नई यात्रा पर जा रहे हो। आखिर कब तक तुम इसी तरह से यात्राएं करते रहोगे? मुझे तो हमेशा तुम्हारी चिंता लगी रहती है। मैं नहीं चाहती कि तुम अब और यात्राएं करो। राजकुमार कहने लगा, माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं होगा, जल्द ही मैं वापस आ जाऊंगा। तब रानी कहने लगी, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, मुझे लगता है कि तुम्हें अब अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। माँ, आपको क्या लगता है, क्या हमसे कोई भूल हो गई? मैंने कौन से कर्तव्य का पालन नहीं किया? तब रानी कहने लगी, बेटा, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए और इस साम्राज्य को संभालना चाहिए। माँ, मुझे अभी कोई राजकुमारी नहीं मिली। जिस दिन मुझे अपने लायक कोई राजकुमारी मिल जाएगी उस दिन मैं शादी भी कर लूंगा। अगर भगवान ने चाहा तो इस बार शायद मैं अपनी मनपसंद राजकुमारी के साथ ही वापस लौटूंगा। इतना कहकर राजकुमार और रानी दोनों हंसने लगे। रानी ने कहा, बेटा, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो और तुम जल्द ही घर वापस आओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी राजकुमारी के साथ लौटो और फिर इस राज्य को संभालो। इसके बाद चक्रपाणि अपने माता पिता से आज्ञा लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन इस बार किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों की यात्रा के बाद राजकुमार का समुद्री जहाज एक भयंकर समुद्री तूफान में फंस गया, जिसके कारण उसका जहाज पूरी तरह से नष्ट हो गया। जहाज में जितने भी आदमी सवार थे सब समंदर में गिर गए, परंतु राजकुमार एक लकड़ी के तख्ते को पकड़कर समुद्र में तैरता हुआ एक द्वीप के किनारे पर आ लगा। उस समय चक्रपाणि बेहोश हो चुका था। किनारे पर बेहोश पड़े हुए चक्रपाणि को कुछ सैनिकों ने देखा और उसे उठाकर एक महल के कमरे में ले आए। वहां पर एक वैद्य को बुलाकर चक्रपाणि का इलाज किया गया। कुछ समय के बाद राजकुमार चक्रपाणि को होश आ गया, परंतु अब उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वो कौन है और इस समय कहां पर है। असल बात ये थी कि उसकी याददाश्त अब जा चुकी थी। राजकुमार बिस्तर से उठकर महल में इधर उधर टहलने लगा। टहलते टहलते उसे महल का एक मंत्री मिला जो राजकुमार से पूछने लगा, नौजवान, क्या तुम अब ठीक हो? चक्रपाणि ने कहा, आप कौन हैं और मैं कहां पर हूँ? नौजवान, तुम हमें समुद्र के किनारे बेहोश अवस्था में मिले थे। उस समय तुम्हारी हालत बहुत ही खराब थी, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ इस महल में ले आया। अब तुम बताओ कि तुम कहां से आए हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। चक्रपाणि की बात सुनकर मंत्री सोचने लगा कि कहीं ये नौजवान मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा। तब मंत्री ने एक बार फिर से वैद्य को बुलाया तो वैद्य कहने लगा, मंत्री जी, इस नौजवान की याददाश्त अब जा चुकी है। मंत्री को राजकुमार चक्रपाणि पर दया आ गई और वह राजकुमार से कहने लगा, ठीक है नौजवान, जब तक तुम बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो जाते तुम इस महल में रह सकते हो, लेकिन एक बात तो बताओ कि मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूंगा? जो भी नाम आपको ठीक लगे आप मुझे पुकार सकते हैं। मंत्री थोड़ी देर तक सोच विचार करने के बाद कहने लगा, मैं तुम्हारा नाम सागर रखता हूँ क्योंकि तुम मुझे समुद्र के किनारे मिले थे। ठीक है,
आज से मेरा नाम सागर ही होगा। उस दिन के बाद मंत्री और राजकुमार दोनों बहुत ही अच्छे मित्र बन गए। अब राजकुमार इस महल में आराम से रहने लगा। वह महल में काम करने वाले लोगों के साथ उनके काम में हाथ बटाने लगा। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजकुमार मंत्री से कहने लगा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ सागर, कहो तुम क्या पूछना चाहते हो। मैं इतने दिनों से इस महल में रह रहा हूँ, परंतु मैंने आपके अलावा आज तक इस महल में ना तो किसी राजा या रानी को देखा, ना ही कोई राजकुमार या राजकुमारी। आखिर ये महल है किसका? ये इतनी सुनसान जगह पर क्यों बना है? यहाँ तक कि महल के बाहर भी कोई आदमी दिखाई नहीं देता। तो फिर आप इस महल में क्यों रहते हैं? मंत्री ने राजकुमार के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और केवल इतना ही कहा कि इस महल में हमारी राजकुमारी रहती हैं। उनके सामने जाने की किसी को भी आज्ञा नहीं है, इसीलिए तुम भी कभी उनके सामने मत जाना। ये कहकर मंत्री वहां से चला गया। महल में राजकुमारी का जो कमरा था उसमें किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। उस कमरे में सिर्फ मंत्री या फिर कुछ गिनी चुनी दासियां ही जाया करती थी। ये सब कुछ देखकर राजकुमार के मन में ये जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर ये सारा माजरा क्या है। एक दिन जब राजकुमारी अपने कमरे से बाहर टहल रही थी तो राजकुमार उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करने लगा, परंतु तभी कुछ सैनिकों ने उसे आकर पकड़ लिया और फिर दोबारा ऐसी हरकत ना करने की चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया। राजकुमार को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या रहस्य है। एक दिन की बात है, राजकुमार को नींद नहीं आ रही थी। उस रात वो महल के बाहर बने हुए बगीचे में जाकर टहलने लगा। तभी राजकुमार की नजर वहां पर टहलती हुई राजकुमारी पर जा पड़ी। राजकुमार चक्रपाणी ने बड़े ही ध्यान से देखा तो राजकुमारी का चेहरा ढका हुआ था। राजकुमारी ने जब चक्रपाणी को देखा तो वो घबरा कर वापस अपने कमरे में चली गई। चक्रपाणी ने उसे रोकने की कोशिश की, परंतु वह नहीं रुकी। ये देखकर राजकुमार चक्रपाणी सोच में पड़ गया कि आखिर राजकुमारी उससे डर कर इस तरह से भाग क्यों गई। अब राजकुमार चक्रपाणी हर रात राजकुमारी को उस बगीचे में टहलते हुए देखता था और फिर एक रात राजकुमार ने यह फैसला किया कि वह आज राजकुमारी से बात करके ही रहेगा। चक्रपाणी एक बार फिर से राजकुमारी के सामने जा खड़ा हुआ। राजकुमारी इस बार भी घबरा गई। जैसे ही वो पलटकर वापस अपने कमरे में जाने लगी तो राजकुमार ने कहा, देखिए, आपको मुझसे इस तरह की डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर राजकुमारी रुक गई और कहने लगी, नौजवान, आज के बाद तुम कभी भी इस तरह से मुझसे मिलने के लिए मत आना। लेकिन राजकुमार हर रात बगीचे में आकर राजकुमारी से बात करने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे राजकुमारी ने उससे बात करना शुरू किया। चक्रपाणी राजकुमारी को तरह तरह के किस्से और कहानियां सुनाने लगा। अब राजकुमारी भी राजकुमार से बहुत सी बातें करने लगी थी। धीरे धीरे उनमें दोस्ती भी हो गई। उस दिन के बाद से राजकुमारी अब दिन के समय भी अपने कमरे में से बाहर आ जाया करती थी, ना कि वो पहले की तरह पूरा दिन अपने कमरे में छुप कर रहती थी। इस तरह से करते करते पूरा 1 साल बीत गया। अब राजकुमार को राजकुमारी पसंद आने लगी थी। एक दिन उसने राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। राजकुमारी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। और फिर राजकुमार ने फिर से वही बात दोहराई तो राजकुमारी कहने लगी, नौजवान, तुम्हें अभी सच्चाई पता नहीं है। जब तुम्हें सच का पता चलेगा तो तुम अपने आप ही मुझसे शादी करने से इनकार कर दोगे। ऐसी बात नहीं है राजकुमारी जी, मैं किसी भी हालत में आपसे विवाह करने को तैयार हूँ। तब राजकुमारी ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और अपना असली चेहरा चक्रपाणी को दिखाया। राजकुमारी का चेहरा बहुत ही भयानक और बदसूरत था। तब राजकुमारी कहने लगी, क्या अब भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ राजकुमारी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जैसे भी हालात हों मेरा फैसला नहीं बदलेगा। राजकुमार की आंखों में आंसू आने लगे। वह पूछने लगा, आखिर ये सब कैसे हुआ राजकुमारी? तब राजकुमारी बताने लगी कि वह एक बार जंगल में
शिकार करने के लिए गई थी और एक पेड़ के नीचे एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। मेरे शिकार करने के कारण उनकी तपस्या भंग हो गई। तब ऋषि ने मुझे वहां से चले जाने को कहा, लेकिन मैंने अपनी गलती की माफ़ी मांगने की बजाय उनका बहुत ही अपमान किया। गुस्से में आकर ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया कि मैं बहुत ही ज़्यादा बदसूरत हो जाऊं, क्योंकि मुझे अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड था। इसके बाद मैं अपने राज्य में नहीं रुकी। मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं बिल्कुल अकेला रहना चाहती हूँ और कभी किसी के सामने नहीं आऊँगी। इसीलिए मैं सबसे दूर इस सुनसान द्वीप पर आकर रहने लगी। राजकुमार ने पूछा, तो क्या इस श्राप को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं है? नौजवान, रास्ता तो है, लेकिन बहुत ही कठिन है। यहाँ से कई मील दूर नीलगिरी पर्वत को पार करने के बाद प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य है, जहाँ राजा दुर्जन सिंह नाम के एक दुष्ट राजा का शासन है। उसके शाही बगीचे में चंद्रबूटी नाम की एक औषधि है, जिसका काढ़ा पीने से मेरी ये बदसूरती ठीक हो सकती है। लेकिन कठिनाई ये है कि उस दुष्ट राजा ने अपने शाही बागीचे में एक बहुत ही खूंखार और खतरनाक किस्म का एक पहरेदार रखा हुआ है। उस पहरेदार के रहते हुए बगीचे में प्रवेश करना संभव नहीं है, क्योंकि वह किसी जल्लाद से कम नहीं है। आज तक जितने भी लोगों ने उस बगीचे में जाने की कोशिश की, वह उस जल्लाद पहरेदार के हाथों मारे गए। और अब मैं नहीं चाहती कि तुम भी उसका शिकार हो जाओ। राजकुमारी जी, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। मैं अवश्य ही आपके लिए उस बगीचे में से चंद्रबूटी लेकर आऊँगा। आप केवल मुझे उस बूटी की पहचान बताइए। तब राजकुमारी ने चंद्रपाणी को चंद्रबूटी नाम के उस पौधे की पहचान बताई कि वह किस रंग का होता है, देखने में कितना बड़ा होता है। सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद राजकुमार नीलगिरी पर्वत के पार प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो गया। एक लंबे सफर के बाद राजकुमार उस बगीचे के दरवाजे तक पहुंच गया, परंतु दरवाजे पर कोई पहरेदार नहीं था। ये देखकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ। पलक झपकते ही वो बगीचे के अंदर दाखिल हो गया। वह सोचने लगा कि कितनी आसानी से वो बगीचे में आ गया और इसी तरह से वो चंद्रबूटी लेकर यहाँ से चला जाएगा। बगीचे के अंदर आने के बाद वह तुरंत चंद्रबूटी इकट्ठी करने लगा। काफी मात्रा में चंद्रबूटी इकट्ठी करने के बाद उसने वो बूटी एक पोटली में बांध ली। लंबा सफर तय करने की वजह से राजकुमार को अब भूख भी लगने लगी थी। जब उसकी नजर बगीचे में लगे हुए पेड़ों के रसीले फलों पर पड़ी तो उससे रहा ना गया। राजकुमार ने पेड़ों से फल तोड़े और बड़े ही चाव से उन्हें खाने लगा। अभी उसने फल खाना शुरू ही किया था कि तभी एक गरजती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। कौन हो तुम? राजकुमार ये आवाज सुनकर चौंक गया। उसने पलटकर देखा तो बगीचे का खूंखार पहरेदार अपनी पत्नी के साथ उसी तरफ चला आ रहा था। उसे देखते ही राजकुमार घबरा गया, क्योंकि पहरेदार का घर भी इस बगीचे के अंदर ही था। दोनों पति पत्नी इसी बगीचे में रहते थे। एक बार तो राजकुमार उन्हें देखकर घबरा गया, परंतु अपने आप को संभालते हुए वो सोचने लगा कि अब डरने से कोई फायदा नहीं है। पहरेदार फिर से कहने लगा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतना घमंड कि मुझे देखकर भी तुम डरे नहीं। ये कहते हुए पहरेदार उसकी तरफ बढ़ने लगा। इतने में पहरेदार की पत्नी ने उसे रोकते हुए कहा, जरा, तुम्हें देखकर ये बिल्कुल भी नहीं डरा। मैं देखती हूँ ये कौन है, अभी सब कुछ इसके मुंह से उगलवाती हूँ। ऐसा कहते हुए वो राजकुमार की तरफ बढ़ने लगी। उस वक्त पहरेदार अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे तुम रुको जरा, मैं मर्द हूँ। जब ये आदमी मुझसे नहीं डरा तो फिर औरत होकर तुम इसे कैसे डरा पाओगी? और फिर वो राजकुमार को देखकर कहने लगा, क्यों रे, क्या तुझको मुझे देखकर डर नहीं लगता? ये सब कुछ देखकर राजकुमार को एक बात समझ में आ गई थी कि इन दोनों पति पत्नी के बीच में प्रेम भाव तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि यह दोनों तो छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ने लगते हैं। राजकुमार ने फौरन कहा, मुझे तुम दोनों को देखकर डरने की क्या जरूरत है? अभी कुछ दिन पहले ही तो मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतवर और भयंकर दिखने वाले पहलवान से मिला था। उसने खुश होकर मुझे इनाम भी दिया था। ये सुनकर पहरेदार जोर जोर से हंसने लगा। भला तुम जैसे आदमी को
कोई इनाम क्यों देगा, क्योंकि मैंने उस पहलवान को एक ऐसी सलाह बताई थी जो उसे पसंद आ गई थी और मुझे लगता है कि तुम्हें भी उस सलाह की जरूरत है। पहरेदार हैरान होकर कहने लगा, भला तुम मुझे ऐसी क्या सलाह दे सकते हो? राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि अपनी पत्नी को कैसे काबू में रखा जाता है। ये सुनकर पहरेदार सोच में पड़ गया। असल में उसकी पत्नी एकदम चुड़ैल थी और हर छोटी छोटी बात पर उससे झगड़ा करती रहती थी। वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझती थी। इसीलिए पहरेदार को लगा कि पत्नी को काबू में रखने की तरकीब जान जाऊं तो अच्छा रहेगा। इसीलिए उसने धीमी आवाज में राजकुमार से कहा, भाई जरा इधर तो आओ। और फिर वह राजकुमार को लेकर कुछ दूर चला गया। पूछने लगा, वह कौन सा उपाय है जिससे पत्नी को काबू में रखा जा सकता है? अगर तुम मुझे बता दो तो मैं भी तुम्हें इनाम दूंगा। राजकुमार ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल बताऊंगा। इतने में पहरेदार की पत्नी भी वहां पर आ धमकी और राजकुमार की तरफ देखकर कहने लगी, सुन लड़के, अगर तुमने मुझे काबू में करने की तरकीब मेरे पति को बता दी तो फिर देख लेना मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। ये कहते हुए वो राजकुमार को पकड़ने के लिए झपटने लगी। तभी पहरेदार ने उसे रोकते हुए कहा, जा जा, तू इस लड़के को हाथ भी नहीं लगा सकती। मेरे पैरों में रहने की औकात नहीं है तेरी। ये सुनकर पहरेदार की पत्नी और भी ज्यादा भड़क गई। कहने लगी, पैरों में पड़े रहने के लिए किसी और को ढूंढ लेना, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ ये भी नहीं होगा। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से गाली गलौज करने लगे, नाखूनों से एक दूसरे को नोचने लगे। बात यहाँ तक आ गई कि वे दोनों हाथापाई करने लगे। उनकी इस लड़ाई झगड़े के बीच में राजकुमार को वहां से भागने का मौका मिल गया। उसने जड़ी बूटियों वाली गठड़ी संभाली और चुपके से वहां से निकल गया। वापसी का सफर पूरा करके वह राजकुमारी के महल में वापस लौट आया। जल्द ही वैद्य जी ने उस बूटी का प्रयोग करके एक ऐसी औषधि तैयार की जिसे पीते ही राजकुमारी का बदसूरत चेहरा बदलकर सुंदर बन गया था। इसके बाद अपने वायदे के अनुसार राजकुमार चक्रपाणी के साथ राजकुमारी का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात एक दिन राजकुमार और राजकुमारी महल से बाहर निकलकर उस द्वीप की सैर कर रहे थे तो समंदर के किनारे राजकुमार को एक समुद्री जहाज के तहस नहस हुए टुकड़े नजर आए। ये उसी समुद्री जहाज के टुकड़े थे जिस पर सवार होकर राजकुमार किसी समय समंदर में डूब गया था। उन पुराने टूटे फूटे जहाज के टुकड़ों को देखते ही राजकुमार को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ कुछ याद आने लगा। उसे याद आया कि वो किस तरह से समंदर के बीच में एक तूफान में फंस गया था जिसकी वजह से वो डूब गया था। जब उसे काफी बेचैनी सी महसूस हुई तो वे लोग महल में वापस आ गए। महल में वापस आने के बाद राजकुमार एक बार फिर से अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। धीरे धीरे उसे अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें याद आ गईं कि वह रामगढ़ साम्राज्य का युवराज है और उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे हैं। उसने राजकुमारी को सारी बात बताई और फिर कुछ दिनों के बाद ही वो राजकुमारी को साथ लेकर अपने राज्य रामगढ़ की तरफ रवाना हो गया। जब वह रामगढ़ पहुंचा तो उसके माता पिता उसे सही सलामत देखकर बहुत ही खुश हुए। जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा विवाह करके लौटा है तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। समय बीतने के साथ राजकुमार चक्रपाणी ने अपने राज्य की बागडोर संभाल ली। अब वह हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर रहने लगा। तो दोस्तों, इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में।